नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। अगर आप हर रोज क्राइम की सनसनीखेज कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनलों को सब्सक्राइब कर लो। ये सच्ची घटना 2023 की है, जो ओडिशा के नवरंगपुर जिले के रायगढ़ थाना क्षेत्र के बागबेड़ा गांव से जुड़ी हुई है। लुदुराम गोंड एक साधारण किसान थे, जो अपनी पत्नी, बेटे माधव और 2 बेटियों सौम्या तथा सीमा के साथ रहते थे। सौम्या की शादी हो चुकी थी। माधव खेतों में पिता का हाथ बटाता था, जबकि सबसे छोटी बेटी सीमा, जो अब 23 साल की हो चुकी थी, ने 12वीं पास करने के बाद कई कोर्स किए थे और नौकरी की तलाश में लगी हुई थी। वो महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़की थी, जो अपने परिवार की गरीबी से बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन 22 नवंबर 2023 को सीमा अचानक घर से गायब हो गई। परिवार ने गांव-गांव, रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 23 नवंबर को लुदुराम गांव के कुछ बुजुर्गों को साथ लेकर रायगढ़ थाने पहुंचे और बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पूछताछ की तो लुदुराम ने स्पष्ट कहा कि उन्हें किसी अपहरण का शक नहीं है, न ही परिवार की किसी से कोई दुश्मनी है। ये सुनकर पुलिस उलझन में पड़ गई। फिर भी शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। 5 दिनों तक गांव, आसपास के क्षेत्रों और जंगलों में खोजबीन की गई, लेकिन सीमा का कोई पता नहीं चला। इसी बीच एक मुखबिर ने एसडीपीओ आदित्य सेन को गुप्त सूचना दी कि मुरुमड़ी गांव के पास वाले जंगल में एक गड्ढे से किसी इंसान का हाथ बाहर निकला हुआ दिख रहा है। मुखबिर ने बताया कि शायद कोई जंगली जानवर लाश खाने के लिए गड्ढा खोद रहा हो। गांव वाले भी वहां जमा हो गए थे। एसडीपीओ तुरंत अपनी टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही पुलिस ने गड्ढा खुदवाया। जैसे ही मिट्टी हटी, सबके होश उड़ गए। गड्ढे में एक युवती की लाश थी, जो 31 टुकड़ों में कटी हुई थी। जल्द ही पहचान हो गई कि ये सीमा की लाश है, जो 5 दिन से लापता थी। लाश की हालत देखकर गांव वाले गुस्से में आ गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने जांच तेज कर दी। सीमा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गई, जिसमें एक नंबर बार बार सामने आया, चंद्रा राउत का। चंद्रा को हिरासत में लिया गया। पहले तो वो टालमटोल करता रहा, लेकिन सबूतों के सामने टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी सिया राउत के साथ मिलकर सीमा की हत्या की है। पूछताछ में चंद्रा ने पूरी कहानी विस्तार से बयां की, जो किसी का भी दिल दहला देने वाली थी। कुछ महीने पहले की बात है। सीमा बाजार जाने के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। तभी एक युवक बाइक पर आकर रुका। उसकी नजरें सीमा पर पड़ी। वो सुंदर, गोरी और आकर्षक थी। बातचीत शुरू हुई। चंद्रा ने खुद को मुरुमड़ी गांव का सीधा सादा किसान बताया, जो खेती करता है। उसने मीठी मीठी बातें की, सीमा की मुस्कान पर फिदा होने का नाटक किया। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हो गई। चंद्रा रोज बाइक से सीमा को पास के कस्बे ले जाता, जहां वो सिलाई का कोर्स कर रही थी। वो नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन में भी मदद करता। बातें बढ़ी तो फिल्में देखने जाने लगे। चंद्रा की बातें इतनी दिलकश थी कि सीमा बहक गई। वो उसके करीब आने की कोशिश करता, हाथ छूना, कंधे पर हाथ रखना, आंखों में देखकर प्यार भरी बातें करना। सीमा को लगने लगा कि शायद ये सच्चा प्यार है। एक दिन चंद्रा ने कहा कि अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। सीमा बिना सोचे मान गई। चंद्रा ने पहले से कस्बे के एक छोटे होटल में कमरा बुक कर रखा था। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। सीमा हैरान हुई, लेकिन चंद्रा ने उसे बाहों में खींच लिया। उसके होंठ सीमा के गालों पर फेरते हुए उसने फुसफुसाया, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सीमा ने विरोध किया, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रा की पकड़ मजबूत थी। उसकी सांसें गर्म थी। हाथ सीमा के शरीर पर फिसलने लगे। वो प्यार के नाम पर वादे करता रहा, शादी की, साथ जीने मरने की। हवस उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सीमा रोई,
मना करती रही, लेकिन चंद्रा नहीं रुका। उसने जबरदस्ती उसके कपड़े उतारे, उसके नरम शरीर को अपनी छाती से सटा लिया। कमरे की तन्हाई में उसने अपनी इच्छाएं पूरी की। सीमा के होंठ चूमते हुए, उसके स्तनों को सहलाते हुए, उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए। सीमा दर्द और डर से कांप रही थी, लेकिन चंद्रा की मीठी बातों और झूठे सपनों में वह भी बह गई। उसे लगा कि अब यह रिश्ता पक्का है, चंद्रा उससे शादी करेगा। उस रात के बाद उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। चंद्रा अब और करीब आता, गुपचुप मुलाकातों में सीमा के शरीर को छूता, उसे चूमता, उसकी कोमल त्वचा पर उंगलियां फेरता। सीमा को लगता कि ये प्यार की गहराई है, लेकिन सच्चाई जल्द सामने आई। एक दिन सीमा चंद्रा से मिलकर लौट रही थी, तभी उसकी सहेली निर्मला ने रोक लिया। निर्मला ने बताया कि चंद्रा शादीशुदा है, उसकी पत्नी सिया है और 5 बच्चे हैं। सीमा को सदमा लगा। वो घर लौटी तो रात भर रोती रही, सोचती रही कि उसने किस धोखेबाज पर भरोसा किया। सुबह वो बिना किसी को बताए चंद्रा के घर पहुंची और गालियां देने लगी। सिया पहले कुछ नहीं समझी, लेकिन बात समझते ही उसने चंद्रा से कहा कि सीमा को अंदर बुलाओ। चंद्रा पीछा छुड़ाना चाहता था, सिया अपने परिवार के भविष्य को बचाना। दोनों ने आंखों आंखों में फैसला किया, सीमा को रास्ते से हटाना। चंद्रा ने सीमा को समझाया कि बाहर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अंदर आओ, तीनों मिलकर सुलझाएंगे। सीमा भरोसे में कमरे में गई। सिया ने दरवाजा बंद कर कुंडा लगा दिया। फिर दोनों ने मिलकर सीमा पर हमला किया, मुक्के, थप्पड़, लाते। सीमा चीखती रही, लेकिन जब बेहोश हो गई तो दोनों ने गला दबाकर हत्या कर दी। रुकते नहीं, मीट काटने वाले चापड़ से शरीर के 31 टुकड़े कर दिए। रात का इंतजार किया, फिर टुकड़े जंगल ले गए, गड्ढा खोदा, टुकड़े दफनाए और उन पर नमक डाला ताकि जल्दी सड़ जाएं। उन्हें लगा राज छिप जाएगा, लेकिन अपराध छिपता नहीं। जंगली जानवरों ने गड्ढा खोद दिया, एक हाथ बाहर निकल आया। एक युवक ने देखा और पुलिस को बताया। लाश मिली, जांच हुई, चंद्रा और सिया गिरफ्तार हुए। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 अपराध के साक्ष्य छुपाना के तहत केस दर्ज किया। दोनों को जेल भेजा गया। अदालत में ठोस सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स, गवाह, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने अपराध साबित कर दिया। गांव वाले फांसी की मांग करते रहे। सीमा का दोष सिर्फ इतना था कि वो धोखे के जाल में फंस गई और उसकी कीमत उसने जान देकर चुकाई। ये घटना आज भी सबको सावधान करती है कि भरोसा सोच समझ कर करें। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के थाना सजेती के अंतर्गत बसई नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। 22 नवंबर की सुबह, जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ रही थी, बसई के कुछ ग्रामीण नहर किनारे पानी भरने गए थे। वहां उन्हें नहर के किनारे एक पुरानी बोरी दिखाई दी, जो आधी पानी में डूबी हुई थी और बोरी से खून की बूंदें टपक रही थी। ग्रामीणों ने डरते डरते बोरी को किनारे खींचा और रस्सी खोलते ही अंदर एक युवक की लाश मिली। गला बुरी तरह घोंटा गया था, चेहरे पर मारपीट के निशान थे। तुरंत किसी ग्रामीण ने सजेती थाने को फोन किया और घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आर.के. सिन्हा, नोट, मूल में आर.के. सिन्हा का उल्लेख भी है, लेकिन प्रभारी सिन्हा ही थे। अपनी पुलिस टीम के साथ जीप में सवार होकर गांव बसई पहुंचे। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि बोरी को सावधानी से खोलें और इलाके को घेर लिया जाए ताकि कोई सबूत नष्ट न हो। बोरी खुलते ही युवक की लाश बाहर आई। लाश देखते ही भीड़ में खड़े रमेश ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लाश उसके छोटे भाई राजेश की थी। राजेश का चेहरा पहचानने लायक बचा ही नहीं था, लेकिन कपड़े और शरीर की बनावट से रमेश ने पहचान लिया। हत्या की खबर फैलते ही एसपी सुरेंद्रनाथ तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंचे।
उन्होंने लाश का बारीकी से मुआयना किया। गले पर अंगोछे के गहरे निशान, सिर पर चोटें, हाथ पैर बंधे हुए और आसपास की जगह की जांच की जहां साइकिल के टायर के निशान मिले। इसके बाद उन्होंने मृतक के भाई रमेश से पूछताछ की। रमेश ने बताया कि राजेश के पड़ोस में रहने वाली साधना से उसके नाजायज संबंध थे और अब उसे शक था कि साधना ही राजेश की हत्या में शामिल हो सकती है। एसपी ने थाना प्रभारी आर.के. सिन्हा को जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ने का सख्त आदेश देकर वहां से रवाना हो गए। आर.के. सिन्हा ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गांव वालों से विस्तृत पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि पहले राजेश और साधना के बीच गहरे प्रेम संबंध थे, लेकिन बाद में साधना ने लालू यादव से रिश्ते बना लिए थे। इससे थाना प्रभारी को यकीन हो गया कि राजेश की हत्या नाजायज संबंधों और ब्लैकमेल की वजह से हुई है। 25 नवंबर को पुलिस ने लालू को उसके घर से पकड़ लिया और थाने लाकर कड़ी पूछताछ की। लालू ने अंततः राजेश की हत्या करना स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने साधना के साथ मिलकर यह अपराध किया क्योंकि राजेश साधना को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद साधना को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों ने पुलिस को राजेश की हत्या की पूरी कहानी विस्तार से बताई। कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के थाना सजेती के अंतर्गत बसई गांव में राम बाबू अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी शांति देवी, 2 बेटियां रमन और साधना तथा बेटा अजय शामिल थे। साधना एक खूबसूरत और जवान औरत थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल, भरी हुई छाती और पतली कमर जो गांव के पुरुषों की नजरें खींच लेती थी। उसका विवाह गोविंद के साथ हुआ था। गोविंद थाना सजेती के अंतर्गत आने वाले रामपुर गांव का रहने वाला रघुवर का बेटा था। वो गांव में ही रहकर पिता के साथ खेती करता था और एक सीधा सादा किसान था। गोविंद को साधना जैसी खूबसूरत पत्नी मिलने पर बहुत खुशी हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में वो साधना को बाहों में भरकर कहता, साधना, तुम मेरी जिंदगी की रौनक हो। तुम्हारी ये आंखें, ये होंठ और ये कोमल त्वचा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। साधना भी उसे उतना ही चाहती थी और दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी। इसी तरह 3 साल बीत गए। इस बीच साधना ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अंकुर रखा। बेटे के जन्म के बाद परिवार में खुशियां लौट आई। घर में उत्सव का माहौल था। पड़ोसी आशीर्वाद देने आते और गोविंद साधना को और अधिक प्यार करने लगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक दिन गोविंद खाद और बीज लेने घाटमपुर बाजार गया। लौटते समय बस की दुर्घटना हो गई। बस पलट गई और गोविंद बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर में गंभीर चोट आई थी, खून बह रहा था और वो बेहोश हो गया। साधना को खबर मिलते ही वो दौड़कर अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने इलाज किया। गोविंद की जान तो बच गई, लेकिन चोट के कारण उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करने लगा। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। अब गोविंद न तो कोई काम करता, न घर परिवार की देखभाल करता, बल्कि पागलों की तरह गलियों में घूमता रहता। कभी बड़बड़ाता, कभी अजनबियों से झगड़ता। साधना अब अकेली घर संभालती, लेकिन वो खुद खूबसूरत और जवान थी। मात्र 28 साल की उम्र में उसकी जवानी चरम पर थी। पति की इस दूरी और शारीरिक असमर्थता ने उसे बेचैन कर दिया। रातें अकेली कटती, शरीर में एक अजीब सी आग सुलगती और वो मर्द सुख की तलाश में बेचैन रहने लगी। सोचते सोचते साधना की नजर पड़ोस में रहने वाले राजेश पर पड़ी। राजेश अपने बड़े भाई रमेश के साथ रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। राजेश शरीर से मजबूत था, चौड़ी छाती, मोटी बाहें, दूध का कारोबार चलाता था। वो आसपास के गांवों से दूध इकट्ठा करके मंडी में बेचता और इससे अच्छी आमदनी होती थी। राजेश और गोविंद उम्र में करीब थे और पहले अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए राजेश का साधना के घर आना जाना लगा रहता था। गोविंद के पागल हो जाने के बाद राजेश का घर आना कम हो गया,
लेकिन देवर भाभी का रिश्ता होने की वजह से जब भी दोनों मिलते, हंसी मजाक हो जाता। धीरे धीरे साधना के मन में राजेश के लिए चाहत पैदा हो गई। वो उसके मजबूत शरीर को देखकर तड़प उठती। अब वो राजेश से खुलकर हंसी मजाक करने लगी। कभी आंख मारती, कभी हाथ छू लेती। राजेश को भी साधना के इशारों का मतलब समझ आने लगा कि वो उसके लिए खास महसूस कर रही है। इसलिए वो अब उसके घर ज्यादा आने लगा। खुश करने के लिए वो खाने पीने की चीजें और छोटे छोटे तोहफे लाने लगा। कभी ताजा फल, कभी मिठाई, कभी सस्ती साड़ी। साधना ये चीजें पाकर बहुत खुश होती और राजेश को धन्यवाद कहते हुए कहती, राजेश, तुम कितने अच्छे हो। गोविंद तो अब कुछ समझता ही नहीं। हंसी मजाक के साथ अब हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी होने लगी। साधना अपनी प्यारी हरकतों से राजेश को पास आने का इशारा करती। कभी कमर पर हाथ फेरती, कभी आंखों से प्यार भरी नजरें देती। लेकिन राजेश आगे बढ़ने में हिचकिचाता, सोचता कि ये गलत है। साधना के खुले इशारों पर आखिरकार राजेश ने हिचकिचाहट छोड़ दी और एक दिन खेत के पीछे अकेले में साधना की मन की मुराद पूरी कर दी। मर्यादा की दीवार टूटते ही सिलसिला शुरू हो गया। साधना ने राजेश को बाहों में खींच लिया, उसके होठों को चूमा और फुसफुसाई, राजेश, मुझे तुम्हारी गर्माहट चाहिए। गोविंद तो अब नाम का पति है। राजेश ने साधना की साड़ी ऊपर सरका दी, उसके नरम स्तनों को सहलाया, कमर को कसकर पकड़ा और अपनी हवस पूरी की। साधना की सांसें तेज हो गई। वो करा उठी और जोर से, राजेश, मुझे तुम्हारी ताकत महसूस हो रही है। उस रात के बाद साधना के लिए राजेश ही सब कुछ बन गया। वो उसके प्यार में इतना पागल हो गया कि अपनी सारी कमाई उसी पर खर्च करने लगा। महंगी साड़ियां, गहने, यहां तक कि दूध के कारोबार का मुनाफा भी। गोविंद की विक्षिप्त हालत की वजह से उसे घर में हो रहे कामकाज से कोई मतलब नहीं था। उसकी मौजूदगी में भी कभी कभी साधना राजेश के साथ शारीरिक संबंध बना लेती। बिस्तर पर लिपटकर राजेश के मजबूत शरीर को अपनी नंगी त्वचा से सटाकर कराहते हुए आनंद लेती। अगर गोविंद कुछ कहता या बीच में आ जाता तो दोनों मिलकर उसे मारपीट कर भगा देते। साधना चिल्लाती, चल हट पागल कही के, और डर के मारे गोविंद कई दिनों तक घर नहीं लौटता। साधना पूरी तरह आजाद थी। उसकी सास की मौत हो चुकी थी और ससुर साधु बनकर गांव छोड़कर तीर्थों में भटक रहे थे। कोई रोकने वाला न होने से साधना खुलकर राजेश के साथ समय बिताती। रात में राजेश घर से निकलता, साधना के घर जाता, दरवाजा बंद कर बिस्तर पर घंटों लिपटे रहते। साधना राजेश के सीने पर सिर रखकर कहती, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, और सुबह होने से पहले वापस आ जाता। लेकिन एक रात ये राज सामने आ गया। आधी रात को रमेश की नींद खुली और उसने देखा कि उसका भाई राजेश गायब है। मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था, जिससे रमेश को समझ आ गया कि राजेश चुपके से बाहर गया है। रमेश ने इंतजार किया। लगभग 2 घंटे बाद राजेश लौटा, पसीने से तर, कपड़े बिखरे हुए। रमेश गुस्से में भड़क गया, कहां था तू रात भर? बोल। डर के मारे राजेश ने सारा राज बता दिया कि वो साधना के घर गया था और उनके बीच नाजायज संबंध है। रमेश ने देखा कि राजेश अपनी सारी कमाई साधना पर उड़ा रहा है, इसलिए दूध का कारोबार घाटे में चल रहा था। उसने भाई को डांट फटकार कर साधना के घर जाने से सख्ती से रोक दिया और रोज हिसाब लेने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि राजेश के पास अब पैसे नहीं बचे और वो साधना की लग्जरी मांगे, जैसे नए कपड़े, गहने, पूरी नहीं कर पाता था। जब राजेश ने पैसे देना बंद कर दिए तो साधना ने भी उसे मिलने से रोक दिया। कभी कभी राजेश चोरी छिपे साधना के घर जाता, लेकिन वो उसे भगा देती, जाओ यहां से, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, और राजेश अपमानित होकर लौट आता। इसी बीच साधना के 3 साल के बेटे अंकुर को डेंगू हो गया। बुखार चढ़ा, हालत गंभीर हो गई। इलाज के लिए साधना ने राजेश से 10,000 रुपए उधार मांगे, लेकिन राजेश ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। मेरे पास खुद कुछ नहीं बचा।
इस बात को लेकर साधना और राजेश में जोरदार झगड़ा हुआ। साधना चिल्लाई, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। अब मत आना मेरे घर, वरना धक्के मारकर भगा दूंगी। इसके बाद राजेश का साधना के घर आना पूरी तरह बंद हो गया। साधना को बेटे के इलाज के लिए पैसों की बेहद जरूरत थी, इसलिए उसने गांव के ही लालू यादव से 10,000 रुपए ब्याज पर उधार लिए। इन पैसों से उसने अंकुर का इलाज कराया। इंजेक्शन, दवाइयां, अस्पताल के खर्चे और इलाज के बाद अंकुर पूरी तरह ठीक हो गया। बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन अब साधना को लालू को उधार के पैसे लौटाने की चिंता सताने लगी। उसके पास खेती की कमाई के अलावा कोई और आमदनी का जरिया नहीं था। खेती से वो घर का रोजमर्रा का खर्च ही चला पाती थी, लेकिन लालू को मूलधन और ब्याज लौटाने के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं था। लालू हर महीने के अंत में ब्याज लेने आता रहता, लेकिन साधना हर बार बहाने बनाती। कभी बीमार, कभी फसल खराब। कई महीनों तक जब साधना ने पैसे नहीं लौटाए तो लालू नाराज हो गया और सोचने लगा कि पैसे कैसे वसूल किए जाएं। फिर उसे एक गंदी सोच आई, अगर वो पैसे नहीं दे रही तो क्यों न उसके बदले में उसका शरीर लेकर वसूली कर ली जाए। लालू ने साधना से जल्दबाजी में हंसी ठिठोली शुरू कर दी। कभी कमर छू लेता, कभी मीठी बातें करता। साधना को भी उसकी इन हरकतों में आनंद आने लगा, क्योंकि वो फिर से शारीरिक सुख की भूखी थी। उसने सोचा कि अगर लालू उसके जाल में फंस जाएगा तो न केवल उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि पैसे लौटाने की मजबूरी भी खत्म हो जाएगी। फिर दोनों के बीच संबंध बन गए। लालू साधना के घर रात में आता, उसे बाहों में भरता, उसके नंगे शरीर को सहलाता और साधना कराहती, लालू, तुम्हारी ताकत राजेश से ज्यादा है, मुझे और करीब खींच लो। लालू और साधना के बीच ये अवैध संबंध गहरे हो गए। साधना उसकी दीवानी हो गई। लालू भी उसके लिए पागल हो गया, खुलकर उसके ऊपर पैसे खर्च करने लगा। नए कपड़े, मिठाइयां और अब अपने उधार के पैसे वापस मांगना भी बंद कर दिया। लालू और साधना के ये संबंध बिना किसी रोकटोक के चल रहे थे, क्योंकि गोविंद की हालत ऐसी थी कि वो कुछ समझता ही नहीं था। लेकिन अचानक राजेश बीच में आ गया। जब राजेश को पता चला कि साधना ने लालू से संबंध बना लिए हैं, तो वो जलन और गुस्से से भर गया। वो साधना को ब्लैकमेल करने लगा। एक दिन साधना के घर जाकर बोला, अगर तुम मेरे साथ फिर से संबंध नहीं बनाओगी तो मैं गांव में सबको तुम्हारे और लालू के गंदे संबंधों के बारे में बता दूंगा। सबकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। राजेश की इस धमकी से साधना डर गई। उसने राजेश से कहा कि वो उसकी बात मानने को तैयार है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए ताकि लालू को संभाला जाए। जब लालू अगली बार आया तो साधना रोते हुए उसे सारी बात बताई। राजेश को हमारे संबंधों की जानकारी हो गई है, अब वो भी मुझसे संबंध बनाने की जिद कर रहा है, वरना गांव में सबको बता देगा। साधना की बात सुनकर लालू का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, तुम किसी भी कीमत पर राजेश से संबंध नहीं बनाओगी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर न भूले, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। साधना लालू की मदद के लिए राजी हो गई, क्योंकि वो अब लालू पर पूरी तरह निर्भर थी। लालू ने राजेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। साधना को राजेश को घर बुलाने को कहा और खुद छिपकर हमला करने का इंतजार करने लगा। सही मौके का इंतजार करते हुए लालू ने साधना को सांत्वना दी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 21 नवंबर की रात करीब 10 बजे राजेश के मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन देखा, कॉल साधना की तरफ से। फोन रिसीव करते ही राजेश खुश हो गया। सोचा कि साधना मान गई। साधना ने मीठी आवाज में कहा, राजेश, मैं तुम्हारी बात मान चुकी हूं, तुरंत आ जाओ, आज रात हम अकेले हैं। राजेश बिना सोचे समझे तुरंत साधना के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था। अंदर साधना खड़ी थी। राजेश ने उसे जोर से गले से लगा लिया और बोला, साधना, आज तुम फिर मेरी हो। साधना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजेश,
आओ अंदर। लेकिन जैसे ही राजेश कमरे में घुसा, छिपे हुए लालू बाहर निकला। लालू ने राजेश को पीछे से पकड़ लिया और मुक्कों से पीटने लगा। हरामी, तूने साधना को ब्लैकमेल करने की हिम्मत की। राजेश कुछ कर पाता इससे पहले लालू ने उसके गले में अंगोछा लपेटकर जोर से कस दिया। राजेश छटपटाने लगा, सांस लेने की कोशिश की, लेकिन लालू की पकड़ मजबूत थी। साधना ने भी हिस्सा लिया। वो राजेश की छाती पर सवार हो गई, उसके हाथ पैर दबाए रखे और चिल्लाई, मर जा तू, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला। राजेश की आंखें लाल हो गई, मुंह से झाग निकला और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। इसके बाद लालू और साधना ने शांत होकर लाश को बोरी में भरा। पहले हाथ पैर बांधे, फिर बोरी में ठूंस दिया। रात के अंधेरे में उन्होंने साइकिल पर बोरी लादी और गांव के बाहर नहर के किनारे ले जाकर फेंक दिया ताकि बह जाए। पूछताछ के बाद आरके सिन्हा ने साधना और लालू के खिलाफ राजेश की हत्या का मामला आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत दर्ज किया। 26 नवंबर को उन्हें कानपुर की मंडी अदालत, मूल में माटी अदालत का उल्लेख, लेकिन संदर्भ मंडी कोर्ट से जुड़ा, में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने दोनों को जेल रिमांड पर भेज दिया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया। पुलिस ने फोरेंसिक सबूतों जैसे अंगोछा के निशान, साइकिल के टायर मार्क्स और कॉल डिटेल्स से अपराध साबित कर दिया। ये घटना नाजायज संबंधों, ब्लैकमेल और हवस की भयानक परिणति का उदाहरण है। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।